Hello everyone, so today we will start our new topic that is prism. प्रिज्म के बारे में आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्रिज्म क्या फंक्शन करता है यहाँ पे, जिसको आपने डिस्पर्जन फॉर्म में पढ़ा होगा, डिस्पर्जन फिनोमेना। लेकिन हम इस चैप्टर में थोड़ा प्रिज्म को डीपली पढ़ेंगे कि प्रिज्म एक्चुअली होता क्या है। साथ ही साथ अगर हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को देखें तो उसकी कंडीशन क्या होती है, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आज निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिज्म के इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म बनाया है। ओके, प्रिज्म को बनाने इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इक्विलेटरल मीन्स इसकी जो यहाँ पे मैंने हर एक एंगल्स हैं वो क्या ले रखे हैं, इक्वल ले रखे हैं, और साइड भी इसकी तीनों की तीनों जो फ्रंट साइड हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप क्यूब बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे प्रिज्म बनाना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मैंने प्रिज्म बनाया है जिसका जो हम देख रहे हैं फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक दोनों के दोनों किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ABC है फ्रंट में, और एक बैक में जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है दिस वन, ये भी क्या है, यहाँ पे ट्रायंगुलर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। एक तो ये वाला दिख रहा होगा, एक ये वाला है, और एक नीचे की तरफ है। सो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इसके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपको फ्रंट में जो दिख रहा होगा ट्रायंगल फेस इसका, इसकी जो सामने जो उसका टॉप वर्टेक्स एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी एंगल के ही वजह से ही प्रिज्म क्या कर पाता है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल की फॉर्म में, किसी एक पर्टिकुलर एंगल में उसको रिफ्रैक्ट कर सकता है, किसको, लाइट को। ठीक है। सो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कि वो जो लाइट है वो अपने मीन पाथ से कितना डेविएट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। ओके। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्टिंग फेसेस, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि लाइट को हमें इंसिडेंट करना है तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में बस यही रहता है कि ट्रायंगल फेस में हम इसमें यहाँ पे लाइट को क्या करते होंगे, इंसिडेंट करते होंगे। नो, आपको यहाँ पे याद रखना, देखिए इसमें 2 टाइप के फेस, एक ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें उसी फेस में इस पर्टिकुलर लाइट को इंसिडेंट करवाना है जहाँ पे वो फेस किसी एक इंक्लाइनेशन में होगा। इंक्लाइनेशन का मतलब ऑब्लिक फॉर्म में होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये रेक्टेंगुलर फेस मैंने ये बना रखा है ये एक इंक्लाइनेशन में है। किसके साथ इंक्लाइनेशन में है, दूसरे एक और रेक्टेंगुलर फेस के साथ इंक्लाइनेशन में है, और दोनों का एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है, कॉमन मीटिंग यहाँ पे एज है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं, और ये स्ट्रेट एज होता है। ठीक है, स्ट्रेट होता है ये एज, और इस पर्टिकुलर फेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। इट मीन्स कि अगर हम लाइट को इस फेस में इंसिडेंट करवाएंगे तो जो हमें इमर्जेंट रे मिलेगी वो दूसरे वाले किस फेस से मिलेगी, रिफ्रैक्टिंग फेस से, मतलब दूसरे वाले रेक्टेंगुलर फेस से मिलेगी। ओके। तो जब भी वो लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ट्रायंगुलर नहीं बल्कि इस रेक्टेंगुलर फेस पे कराएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक इंक्लाइनेशन में है। कितने इंक्लाइनेशन में अगर आपसे पूछ लिया गया तो जितना एंगल ऑफ प्रिज्म है उतना ही उनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो प्रिज्म क्या हुआ, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तो होगा ही होगा क्योंकि ग्लास से मिलके बनता है ये। सो इट इज़ द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि बाउंडेड होता है 2 प्लेन सर्फेसिस के थ्रू। 2 प्लेन सर्फेसिस, ये एक रेक्टेंगुलर दूसरी रेक्टेंगुलर, 2 प्लेन सर्फेसिस के थ्रू ये बाउंडेड रहता है, जिसमें ये दोनों के दोनों मीट करते हैं एक स्ट्रेट एज में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज। तो इस पूरे के पूरे इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ओके। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू आ प्रिज्म, और उसमें हम प्रूव करेंगे A + डेल्टा इज इक्वल्स टू I + E। तो देखिए क्या है ये। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रे डायग्राम को समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। तो मैंने यहाँ पे प्रिज्म का फ्रंट सरफेस ले रखा है, कौन सा, ट्रायंगुलर सरफेस। तो इट मीन्स जो रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, अगर 3 डायमेंशनली सोच के देखें तो वो इस साइड होगा और इस साइड होगा। रिफ्रैक्टिंग फेसेस कैसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर, यहाँ पे मैंने इसका फेस ले रखा है क्योंकि मैंने इसे 2 डायमेंशन फॉर्म में बना रखा है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जब हम लाइट को इस रिफ्रैक्टिंग फेस में से इंसिडेंट कराएंगे तो हमें जो इमर्जेंट रे वो इस साइड मिलेगी, AC की तरफ से मिलेगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों जो लाइन है AB और AC सरफेस दोनों के मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। तो ये नॉर्मल दिख रहे होंगे आपको, इनको कुछ नाम दे देते हैं N
और ये O पॉइंट नाम दे देते हैं, और ये है N डैश और ये O। तो NO है AB का नॉर्मल और AC है, AC का नॉर्मल है N डैश O। तो सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, कहाँ पे बताया आपको कि जहाँ पे ये नॉर्मल रे इस सरफेस को टच कर रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, PQ नाम दे देते हैं इस इंसिडेंट रे को। आपको पता है ये रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे म्यू लाइट कर लेते हैं, जिसको हम म्यू नीचे 2 और ऊपर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंपल म्यू भी लिख सकते हैं। सो म्यू इज़ दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू 1। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो जब ये बेंड होगी तो इस तरीके से बेंड करना है कि जब ये इंसिडेंट होगी तो AC वाले फेस में इंसिडेंट होगी, और किस पॉइंट पे, जहाँ पे उसका नॉर्मल क्या कर रहा है, उस सरफेस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो रे है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर, तो इट मीन्स बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इस तरीके से हमें यहाँ पे इमर्जेंट रे मिल जाएगी। सो PQ इज़ द इंसिडेंट रे, R को थोड़ा इधर की साइड लिख लेते हैं, R इज़ व्हाट, R इज़ दी, QR इज़ दी रिफ्रैक्टेड रे एंड S इज़ दी इमर्जेंट रे। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑब्वियसली आपको पता है इस एंगल को हम R1 लेट कर लेते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें ज्योमेट्री लगेगी प्योर। ये R2 लेट कर लेते हैं, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो इसे E लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे आता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्या बताता है कि जो इंसिडेंट रे है वो अपने मीन पाथ से कितने एंगल से डेविएट हुई है। तो देखिए अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये रे ने बिल्कुल कैसे जानता, सीधा इस तरीके से ऐसे जाती है रे, बिल्कुल सीधे। तो ये है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। लेकिन यहाँ पे जो हमें रे है, जब हमने यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया है तो रे हमें कैसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करूँ पीछे, बैक साइड एक्सटेंड करूँ, तो जो हमारे पास एक एंगल निकल के आ रहा है किसके बीच में, इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड प्रोड्यूस इमर्जेंट रे के बीच में जो एक एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, इसको हम कहते हैं डेल्टा। और यही डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको याद रखना है, इट इज़ दी एंगल बिटवीन दी extended incident ray, exterior angle between the extended incident ray and backwards produce emergent ray, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जहाँ पे ये दोनों रेज मिल रही हैं इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ, इसे T नाम दे देते हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता ही है, ठीक है, दिस इज T। थोड़ा हौच पौच हो गया लेकिन आपको समझना है कि ये कैसे कैसे है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए करते हैं इसकी एक्सप्रेशन। एक यहाँ पे ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री क्या है, देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं ये वाला और ये वाली रे के बीच में एंगल बन रहा है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इट मीन्स ये पूरा एंगल भी क्या होगा, ये पूरा एंगल भी क्या होगा, आई होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, एंगल ई होगा। आर यहाँ पे लिख देते हैं, इसका ई होगा ये पूरा एंगल। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये छोटा एंगल क्या निकल के आएंगे, तो देखिए ये पूरा आई है और ये R1 है, तो ये वाला क्या निकल के आएगा, I माइनस का R1, और ये वाला क्या निकल के आए, पूरा E है और ये R2, तो बचा हुआ कितना होगा, E माइनस का R2। ध्यान रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। TQR I माइनस का R1, TRQ E माइनस का R2, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो आपको दिख रहा होगा डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है किसका है, एंगल ऑफ ट्रायंगल TQR। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा एंगल है वो किसका एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल TQR का, TQR। अब यहाँ पे हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू किसके होता है, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल TQR ये वाला और एक एंगल TRQ ये वाला, ठीक है। TQR TRQ देखिए क्या है, यहाँ पे I माइनस का R1 उठा के यहाँ पे रख दिया है वैल्यू, और TRQ ये है E माइनस का R2।
I प्लस ई को मैंने एक साथ लिख दिया है, माइनस का R1 माइनस का R2 एक साथ, दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको पता है, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे QOR, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल QOR। तो ट्रायंगल QOR में अगर मैं देखूँ तो एंगल QOR ये वाला, ठीक है, प्लस R1 प्लस R2, ये तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 के, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। लेट दिस इक्वेशन बी 2। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वाड्रिलेटरल देखना है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, आपको पता है मैथमेटिक्स में। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, AQOR हो गए, AQOR। तो दिख रहा है आपको AQOR। तो इसमें पहला एंगल कौन सा है, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा एंगल ये वाला, देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा, तो ये है सरफेस, ये है नॉर्मल। सरफेस और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है 90, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 90। तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला कौन सा एंगल है QOR लिख दिया। चौथा एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये ऐसे बन रहा है एक्चुअली, देख लीजिए AQOR, जिसमें ये एंगल A है, दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ये सरफेस और नॉर्मल के बीच बन रहा है। और QOR मैंने एज इट इज़ लिखा है और ये 90 डिग्री एज इट इज़, ठीक है। 90 प्लस 90 180 होता है, 360 के साथ माइनस होगा तो 180 आ जाएगा। पहले मैंने एंगल QOR लिखा है, फिर A लिखा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 के हिसाब से देखिए, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कराइए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी एंगल QOR है, यहाँ पे भी एंगल QOR है, 180, यहाँ पे भी 180। तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल निकल के आएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल निकल के आएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहाँ पे R1 प्लस R2 है ना, वहाँ पे A पुट कर दो, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस का A, R1 प्लस R2 की जगह, और माइनस का A इधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस का I प्लस ई। तो इसका मतलब यह है कि जब भी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है, सो द सम ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस वाले केस में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाले केस में, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल आई के इक्वल नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है जहाँ पे ई जस्ट आई के इक्वल होगा। जैसे हमने किसके केस में पढ़ा था, एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब के केस में पढ़ा था ना। रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब के केस में ऑलवेज जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। लेकिन इस केस में आपको याद रखना है, प्रिज्म के केस में आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस को छोड़ के बाकी सभी जितने भी केस होते हैं उन केसेस में ई की वैल्यू आई के इक्वल नहीं होती, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में होती है। तो किस में होती है, इसके बाद हम उसे स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रिज्म फॉर्मूला निकालेंगे।